राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। कितना बार पढ़ना पड़ेगा यार। पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम क्या है? आंग्ल या अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को कैरिकुलम कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम बालक के लिए एक दौड़ का मैदान ही है। जिस तरह खेल कूद में बालक खेल का मैदान जल्दी से जल्दी पार करके दौड़ जीत सकता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम रूपी मैदान को पार करने पढ़कर समझकर शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। अतः पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सीख सकता है, अनुभव कर सकता है, जीवन के व्यवहार में ला सकता है। पाठ्यक्रम केवल कोर्स ऑफ स्टडी या सिलेबस नहीं है, अभी तो इसमें अनुभवों की संपूर्णता शामिल होती है, जो कि छात्र विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान व अन्य साधनों से प्राप्त करता है। कनिंघम के अनुसार कलाकार के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वो पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो विद्यालय में डाल सके। मुनरो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। मानव जीवन की अनेक घटनाएं, विचार इतने बहुउद्देशीय है कि इन सब में से अधिक महत्व रखने वाले तथ्यों को छांटकर अध्यापन के लिए व्यवस्थित ढंग से पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। छात्रों की रुचियों एवं स्वभाव अनुसार पाठ्य बिंदुओं को केंद्र बनाकर पाठ्यक्रम का आधार बनाना चाहिए। निश्चित ही इसमें प्रमुख भूमिका पाठ्यक्रम की होती है। यह छात्र या अध्यापक को एक दूसरे से जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने पाठ्यक्रम को निम्न तरह से परिभाषित किया। पाठ्यक्रम का अभिप्राय इन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनमें अनुभवों का एक समूह निहित है जिनको बालक कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रार्थना सभा, कार्यशाला, खेल मैदान, छात्र अध्यापक के अनौपचारिक मेल मिलाप से प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दस्तावेज का आरंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के उदाहरण से शुरू हुआ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता नैतिक या मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना, कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल देना, विद्यार्थियों की जरूरतें और रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता, अध्यापकों की संतुष्टि के लिए पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता लेना, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता का होना, भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता, पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों एवं शोध कार्यों के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु अभिभावकों को संतुष्ट प्रदान करना। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 में आया हुआ था। एनसीएफ 2005 तथा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के प्रारंभिक अध्याय में देश की आज़ादी की बात की गई। पाठ्यक्रम में जितने भी सुधार हुए उसके प्रयासों का चर्चा की गई है। संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का प्रारंभ 35 शिक्षा से नोबेल पुरस्कार विजेता एवं राष्ट्रीय ज्ञान के निर्माता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक उदाहरण से होता है। प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे। किसके? एनसीएफ 2005 अथवा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति ने 21 राष्ट्रीय फोकस के समूह का गठन किया। इनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अकादमिक सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, विद्यालयों के अध्यापक आदि को सदस्यों के रूप में बुलाया अथवा शामिल किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था विकसित करने का एक साधन होना चाहिए जो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय के दर्शन को अपनी आधार भूमि मानते हैं। एनसीएफ 2005 के शिक्षा संबंधी सुझाव राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित कमियों व सुझावों को सम्मिलित किया गया। प्राय यह देखा जाता है कि अगर विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने को मजबूर न किया जाए तो आदान प्रदान में शिक्षक भी कुछ न कुछ अवश्य सीखता है, क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चों की अवलोकन क्षमता एवं अनुभूति में अधिक गहराई मिलती है। अतः ज्ञान के सृजन के रूप में उनकी संभावनाओं की हमें अधिक कदर करनी चाहिए। एनसीएफ 2005 का अर्थ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहना चाहिए। अच्छी बात है भाई, हम तो मातृभाषा में पढ़ा सकते हैं। राजस्थान के लोग राजस्थान में आसानी से पढ़ा सकते हैं।
शिक्षा किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसको अध्यापक या डाक के जरिए कहीं पहुंचा दिया जाए। प्राय हमें सुनने को मिलता है कि उर्वरक या ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें सदैव ही बालकों की भौतिक एवं सांस्कृतिक जमीन में गहरे पेटे में होती है तथा उन्हें सहपाठियों व समुदायों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। ज्ञान के सृजन में सदैव ही पारस्परिक अंतर्निहित होती है, इसमें कोई शंका नहीं। पाठ्यचर्या 2005 संबंधी उद्देश्य बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य, दूसरों की भलाई के प्रति तत्परता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति, नवीन परिस्थितियों से सामने करने की क्षमता विकसित करना, बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के 5 सिद्धांत हैं। बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना, कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना, बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटन पद्धति से मुक्ति होनी चाहिए, बालकों का कक्षामुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, बालकों में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। 2005 की शिक्षण अधिगम की नवीन विधियाँ, मिश्रित विधि, परीक्षण करके सीखने वाली विधि, करके सीखने वाली विधि, सामूहिक विधि, निरीक्षण करके सीखना। शिक्षण व्यूहरचना का अर्थ है, शिक्षण व्यूहरचना ऐसी नवीन शिक्षण पद्धति है, कार्यप्रणाली है जो अधिकतम शैक्षिक गुणवत्ता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण व्यूह का संबंध कार्यों के उस रूप में बताया है जो कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने या कुछ अन्य से रक्षा करने के लिए उत्पन्न किए जाते हैं। स्टोन्स और मॉरिस के अनुसार शिक्षण की व्यूहरचना किसी पाठ योजना का एक ऐसा सामान्यीकृत प्रारूप है जिसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन की संरचना अनुदेशन के संदर्भ में सम्मिलित की जाती है और उसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक युक्तियों की रूपरेखा उस पर सम्मिलित की जाती है। प्रिंसिप 2005 में शिक्षक को विद्यार्थी के साथ ही अभिभावक व समुदाय को भी बालकों की शिक्षा के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शिक्षण व्यूहरचना के प्रकार, एक तंत्रीय व्यूहरचनाएं, लोकतांत्रिक शिक्षण व्यूहरचनाएं। मापन व मूल्यांकन का अर्थ, मापन से हमारा तात्पर्य मानसिक मापन से लिया जाता है। प्राय मापन मूल्यांकन का एक अंग माना जाता है, अतः मूल्यांकन के लिए मापन आवश्यक माना जाता है। निम्न परिभाषाओं से हम मापन को जान सकते हैं। मापन की प्रमुख परिभाषाएं, क्लासमेयर एवं गुडविन के अनुसार शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार एवं कोटि के निर्धारण से संबंधित है। कार्लिंगर के अनुसार मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करता है। मापन के क्षेत्र है, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। मूल्यांकन का तात्पर्य ये पता लगाने कि कोई वस्तु मात्रा में कितनी अधिक या कितनी कम है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। यह बात हर प्रकार के मूल्यांकन के संबंध में कही जा सकती है, चाहे वह आप गेहूं का एक बोरा तोल रहे हो या कक्षा में बालकों की योग्यता का मूल्यांकन कर रहे हो। गेहूं के बोरे को आप क्विंटल या किलोग्राम में तोल सकते हो, परंतु योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए हमें एक परीक्षण में प्राप्त अंकों की ओर देखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में हम मूल्यांकन का अर्थ मूल्य निर्धारण से अर्थात सीखने के अनुभवों से बालक में जो व्यवहारगत परिवर्तन हुए हैं उनका परीक्षण करना, निर्णय लेना या निष्कर्ष निकालना ही मूल्यांकन है। मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। अरविंद कुमार सारण, जो हमारे मास्टर जी लग गए हैं अभी, ये पहले पुस्तक पढ़ते थे। थॉर्नडाइक का कहना है कि जिस वस्तु का भी अस्तित्व है उसका किसी न किसी मात्रा में अस्तित्व होता है और जो कुछ भी किसी मात्रा में उपस्थित है उसे मापा जा सकता है। जेरी लिमेक के अनुसार मूल्यांकन वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षण के मूल्यों तथा उद्देश्यों के मध्य तुलना की जाती है। कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। प्रिंसिप 2005 में नैतिकता, रुचि, संतुलित विकास, मानवता, उपयोगिता, एकता व संगठन सामाजिकता के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। मूल्यांकन की भूमिका, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नए उद्देश्यों को तय करने, अधिगम अनुभव प्रस्तुत करने, विद्यार्थी की संप्राप्ति की जांच करने में मूल्यांकन अधिगम काफ़ी योगदान देता रहता है। इसके अतिरिक्त शिक्षण और पाठ्य विवरण सुधारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण मूल्यांकन से शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीक आदि कितनी प्रभावित हुई है ये पता लगा सकता है। इससे अध्यापकों को अपने अध्यापन और अध्येताओं को अपने सीखने के बारे में पता चल सकता है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन की सहायता से पाठ्य पुस्तकों व विषय सामग्री में सुधार लाया जा सकता है। समाज मूल्यांकन से
बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप समाज के प्रति उत्तरदायित्व की हिसाब का पता चलता है। अभिभावक मूल्यांकन के द्वारा अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का विवरण स्पष्ट रूप से मिल जाता है। मूल्यांकन उद्देश्य, अधिगम अनुभव और विद्यार्थी की जांच। उद्देश्य विद्यार्थी अनुभव और मूल्यांकन। उद्देश्य अधिगम अनुभव विद्यार्थी की जांच। उद्देश्य विद्यार्थी अनुभव विद्यार्थी की जांच। इन सभी लाभों से शिक्षा की कार्यप्रणाली के लिए मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे शिक्षा के उद्देश्य पूरे होते हैं, जैसे गुणवत्ता पर नियंत्रण, उच्च कक्षा में प्रवेश, अन्य क्षेत्रों के चयन में सहायता। मूल्यांकन की सहायता से भविष्य के विषय में सोचना और निर्णय लेना सरल हो जाता है। इन सब से ये निर्णय करने में दिशा ज्ञान आसान हो जाता है। छात्र को भविष्य में कौन सा कोर्स लेना चाहिए और कौन सा पेशा अपनाना चाहिए। धारा 38 का उपयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को राजस्थान में RT अधिनियम 2009 को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के रूप में लागू किया। नियम के रूप में लागू किया, अधिनियम के रूप में नहीं। अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं: उद्देश्य, अधिगम अनुभव, क्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। शैक्षिक प्रक्रिया को सामान्य रूप से इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। उद्देश्य, अधिगम अनुभव एवं विद्यार्थी की जांच। उद्देश्य ये निर्धारित करते हैं कि विद्यार्थी को कौन से वांछित व्यवहार को प्राप्त करने की दिशा में चलना चाहिए। अधिगम अनुभव में क्रियाएं और अनुभव है जो वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को करने चाहिए। विद्यार्थी में उल्लेखनीय अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। विद्यार्थियों में विषय सामग्री के अधिक आदान प्रदान के लिए अध्यापक उचित विधियों और माध्यम को अपनाए। इस प्रकार प्रभावशाली अध्यापन वही है जो ज्ञान को उचित और सफल अधिगम अनुभवों की ओर ले जाए। अध्यापन के लिए अतिरिक्त शैक्षिक अनुभव प्राप्त करने के लिए भी साधन अपनाए जा सकते हैं। लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, रेडियो, फिल्में, विज्ञान क्लब, भ्रमण जैसे अन्य वास्तविक जीवन से संबंधित सीखने की परिस्थितियाँ। बढ़िया एक रेडियो ले आनो, FM एमारो अंदरो बच्चों ने आराम होना तो बात वो करिए। हाँ, तो आपका स्वागत है। आज मूलाराम जी आपके सामने बैठा है, तो मूलाराम जी कहीं बताना चाहो आज टाबरियों ने? देखो साथ है कितनी किताबें पढ़ी है? 12 किताब पढ़ ली सामने। हमें एक छोरों थोड़ा पढ़ो ना, 2-1 किताब बड़ पढ़नी पड़े, 2 किताब पढ़ रही हूँ। यही हमारा विचार है। इन तरीके मतलब रेडियो में खबरें दिया करें, ठीक है? ये मैं अनुभव बताया एक, पहले सुनी हुई मेरी खबरें। मूल्यांकन की विशेषताएं। एक अच्छे मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: वैधता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, पक्षपात रहित और उपयोगिता। उपयोगिता, पक्षपात रहित, व्यावहारिकता, पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होनी चाहिए, विश्वसनीयता और वैधता। ऐसा नहीं पक्षपात देगा और आप राइट कर दो। शिक्षण उपागम के 2 प्रकार होते हैं: मृदुल उपागम, जिनको शिक्षक अपने स्तर बना सकता है; कठोर उपागम, जिनके बनाने में तकनीकी की आवश्यकता होती है। वैधता। वैधता का अर्थ है मूल्यांकन की वो मात्रा है जहाँ उसकी शुद्धता, योग्यता, विशेषता या तथ्य का मापन करता है जिसके लिए उसकी रचना की गई है। मूल्यांकन की वैधता के निर्धारण के लिए कसौटी का चुनाव करना पड़ता है। कोई भी मूल्यांकन तथ्य तभी वैध माना जाता है जब वह विश्वसनीय भी होगा। यदि उसकी विश्वसनीयता शून्य है तो उसे किसी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं किया जा सकता। विश्वसनीयता। विश्वसनीयता परीक्षण का वह गुण है जिसके कारण हम परीक्षण पर विश्वास करते हैं, और विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसी तथ्य का समानता से मापन करती है जिसके माप हेतु वह परीक्षण निर्मित हुआ था। व्यावहारिकता। प्रयोग की स्थिति, लिए गए समय, लागत की दृष्टि से मूल्यांकन को वास्तविक, व्यावहारिक और ठीक होना चाहिए। कोई मूल्यांकन आदर्शात्मक हो सकता है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यावहारिक हो। पक्षपात रहित। सभी छात्रों के लिए मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। मूल्यांकन की स्पष्टता बनाए रखने के लिए छात्रों को यह ज्ञात होना आवश्यक है कि मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है। मूल्यांकन में प्रयोग होने वाली सामग्री, परीक्षा का रूप, रचना, परीक्षा की अवधि, कोर्स के प्रत्येक अवयव आदि की उन्हें जानकारी होनी चाहिए। उपयोगिता। मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी होना भी आवश्यक है। इससे छात्रों को प्रतिपोषण मिलना चाहिए, उनकी वर्तमान क्षमता और कमजोरियों में भी सुधार होना चाहिए। मूल्यांकन की आवश्यकता। हम जो कुछ भी शिक्षा देते हैं उसके कुछ उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य जितने स्पष्ट रूप से
होते हैं उतनी सफलता हमें शिक्षा देने में मिलती है। इसी प्रकार किसी विषय को पढ़ाने में जो हमारा प्रयोजन होता है उसे हमें पूर्ण रूप से समझना आवश्यक होता है। प्रयोजन बनाकर या उद्देश्य समझकर हम शिक्षा दे सकते हैं, परंतु उद्देश्य तो प्रयोजन किस सीमा तक हम अपने शिक्षण द्वारा प्राप्त करने में सफल होते हैं, इसके लिए विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की हुई शिक्षा का मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हो चुके हैं इसका पता लगता है। विभिन्न विषयों में जो प्रयोजन हमारे सम्मुख आते हैं उनकी प्राप्त की हुई सीमा भी हमें मूल्यांकन द्वारा पता लगती है। कक्षा शिक्षण में जो अनुभव किए गए हैं वे कितने प्रभावशाली थे, इनका भी परीक्षण मूल्यांकन द्वारा होता है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ व उपकरण दो प्रकार के होते हैं, अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत। बुद्धि परीक्षण प्रश्नावली पद्धति, व्यक्तित्व परीक्षण अभिवर्ती मापनी। मूल्यांकन प्रणाली का प्रथम विकास अमेरिका में हुआ। भारत देश में इसे 1954 से लागू किया। निष्पत्ति उपलब्धि परीक्षण, साक्षात्कार पद्धति या रुचि परीक्षण, निरीक्षण पद्धति। निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण, पढ़ाए जाने वाले विषय में बालक की योग्यता व उसकी कार्यकुशलता तथा क्षमता का मापन करना ही निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। निबंधात्मक लघुतात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मूल्यांकन के उद्देश्य, मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं। मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक है। अध्यापकों की कुशलता व सफलता का मापन मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। शैक्षिक उद्देश्यों में स्पष्टता लाने हेतु वैज्ञानिक मूल्यांकन एवं शैक्षिक उद्देश्यों के संशोधन में सहायक है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन की महत्ता, विद्यार्थियों की कठिनाई, विफलताओं एवं सफलताओं का निर्धारण करना, दोषों को दूर करना। मूल्यांकन शिक्षा पाठ योजना के पुनरावलोकन पुनर्गठन के विकास में सहायक है। मापन तथा मूल्यांकन में अंतर। मापन तथा मूल्यांकन बहुधा एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होते हैं, किंतु इन दोनों में अंतर है। शिक्षा में मापन विद्यार्थियों की विशेषताओं को स्थापित करने के लिए प्रयोग हुआ है। इसका कोई ताल्लुक विशेषताओं के साथ जो मूल्य में मिले होते हैं उनसे नहीं होता है। इसके विपरीत मूल्यांकन हमारे मापन को दूसरी सूचनाओं के साथ मिलाकर जो मापन किया जाता है उसे मूल्य प्रदान कर देते हैं। मूल्यांकन जो निरीक्षण किया जाता है उसकी वांछित तथा महत्व पर बल दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा में हम एक विद्यार्थी के निष्पादन को नंबर या ग्रेड के अंतर्गत रखते हैं। एक विद्यार्थी को एक विषय में 40% अंक मिलते हैं, उसे नोट कर लिया जाता है। मूल्यांकन के लिए निष्पादन का महत्व इसलिए लिया जाता है कि अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक है। मापन और मूल्यांकन का अंतर है निम्नलिखित बिंदुओं से भी स्पष्ट होता है। मापन का ज्ञान अपूर्ण है जबकि मूल्यांकन का ज्ञान पूर्ण है। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक है जबकि मूल्यांकन उद्देश्य पर आधारित होता है। मापन में सार्थक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती जबकि मूल्यांकन में संभव है। मापन में किसी एक गुण अथवा चर का मापन किया जा सकता है जबकि मूल्यांकन में व्यापक क्षेत्र का मापन किया जाता है। मापन में समय, धन, श्रम कम लगता है जबकि मूल्यांकन में यह सब अधिक लगते हैं। कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका एक प्रकार की नाविक की बातें होती है जो अपने विवेक से कक्षा रूपी नाव को सफलता की ओर ले जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान से तात्पर्य स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों अथवा व्यक्तियों के माध्यम से अपनी तथा स्कूल की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके स्कूल की मुख्य गतिविधि में सुधार करने से। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वर्तमान युग में कोई भी ऐसा क्षेत्र अथवा स्थान नहीं बचा है जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान न किए गए हैं, चाहे विद्यालय, लड़ाई का मैदान, खेल अथवा पहलवानों का अखाड़ा आदि। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में व्यावहारिक तथा निदानात्मक अनुसंधान का रूप है। क्रियात्मक अनुसंधान को कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन कोरे ने 1953 ईस्वी में शिक्षा जगत में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य परिभाषा है गुड एंड व्हाट के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं में परिवर्तन करता है। कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्य में सुधार करता है। गुड के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा निर्णय और कार्यों की गुणात्मक उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाले अनुसंधान है। मनोरंजक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक या पूर्ण रूप से तथ्य पर आधारित है।
मौलिक के अनुसार शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्याओं में से अनेक समस्या तत्काल ही समाधान चाहती है। तत्काल किए जाने वाला अनुसंधान जिनका उद्देश्य तात्कालिक समस्या का समाधान होता है उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का आरंभ क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्रीय देश अमेरिका को जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कोलियर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया। लेविन ने 1940 में मानवीय संबंधों को अच्छा करने के लिए सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के प्रयोग करने के लिए बल दिया। मौलिक का मानना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के विकास के लिए सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति स्टीफन एम कोरे है। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक परिपक्व व्यक्ति के रूप में अपरिपक्व बालकों को सही दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना, स्कूल के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उन्नति करना, स्कूल के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना, स्कूल संबंधी व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक तथा तार्किक अध्ययन करके उत्तम विधियाँ बनाने का अवसर देना, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करके उनके समाधान से संबंधित सुझाव देना, स्कूलों की क्रियाओं की उन्नति के लिए समय समय पर क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रेरित करना, अध्यापकों की उन्नति तथा एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता में वृद्धि करना, स्कूल कार्य प्रणाली में लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देना, शिक्षक तथा विद्यार्थियों को कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता विकसित करना, संपूर्ण स्कूल प्रक्रियाओं को प्रभावित बनाना, पाठशाला के अध्यापकों, प्रबंधकों, निर्देशकों एवं प्रधानाचार्यों के ज्ञान तथा दृष्टिकोण में वृद्धि करना। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं अधिक समय नहीं लगता है। क्रियात्मक अनुसंधान में अधिक समय लगता है। क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के शिक्षक, प्रशासक अथवा विश्वविद्यालय के अध्यापक एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अनेक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों तथा सामाजिक परिस्थितियों में ही संभव हो सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान अलग अलग प्रकार की सामग्री तथा सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का निर्माण करती है। अधिकांश क्रियात्मक अनुसंधान निर्णय लेने तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने में केंद्रीकरण की मूलभूत प्रवृत्ति का विलोप करती है। प्राय देखा जाता है कि इस अनुसंधान को करने वाले व्यक्ति सदैव अपनी विधियों में कुछ न कुछ सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में पाठशाला के समय उद्देश्यों में परिवर्तन, नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण तथा उनका परीक्षण किया जा सकता है। 1924 में वाटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक में व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव डाली। क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व, यह पाठशाला में जन तथा मूल्यों की स्थापना करने पर विशेष जोर देता है। यह पाठशाला के शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को अपने दैनिक अनुभव को संग्रहित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पाठशाला की संपूर्ण यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। यह पाठशाला के प्रबंधकों, शिक्षार्थियों, निरीक्षकों आदि की समस्याओं का समाधान करता है। क्रियात्मक अनुसंधान में किए गए प्रयोग वास्तविक परिवर्तन लाने में कारगर होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग पाठ्यक्रमीय, क्रमांतर तथा पाठ्यशैगम्य क्रियाओं के साथ संभव है। सभी समस्याओं के समाधान में इसको अपनाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा परंपरागत तथा रूढ़िवादिता का खंडन किया जा सकता है। दैनिक बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप क्रिया में पर्याप्त मोड़ लाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र पाठांतर क्रियाओं से संबंधित, परीक्षा संबंधित समस्याओं से संबंधित, शिक्षण की समस्याओं से संबंधित, बालक व्यवहार की समस्याओं से संबंधित, विद्यालय संगठन तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं से संबंधित। क्रियात्मक अनुसंधान के पद या सोपान, स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान है। समस्या का ज्ञान, कार्य के लिए प्रस्तावों पर विचार विमर्श, योजनाओं का चयन तथा उपकल्पनाओं का निर्माण, तथ्यों को संग्रहित करने की विधियों का निर्माण, योजनाओं को क्रियान्वित करने एवं प्रमाणों का संकलन, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना, दूसरों के परिणामों की सूचना। अन्य सोपान, समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का समय सीमांकन करना, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना, विकल्प का निर्माण तथा उपकरणों का विकास करना, पूर्णतः विश्लेषण करना, सामान्यीकरण तथा संश्लेषण करना। स्किनर साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर नामक पुस्तक में व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के उपागम के रूप में परिभाषित किया।
भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? मानवीय। देश सहित बच्चों के लिए समैतिक शिक्षा की केंद्रीय परियोजना योजना का उद्देश्य है नियमित विद्यालय में निःशक्त बच्चों के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की स्थितियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ये पाठ्यचर्या नहीं कहती। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। विभिन्न सिद्धांत एवं मनोवैज्ञानिक। मनोविज्ञान के अध्ययन की समाज मित्य विधि जैकब मोरेनो। मनोवैज्ञानिक का संरचनावादी संप्रदाय विलियम वुंट का। कार्यात्मकवादी संप्रदाय विलियम जेम्स। व्यवहारवादी संप्रदाय वाटसन। गेस्टल्टवादी संप्रदाय वर्धमान कोलर कोप का। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत बीने टर्मन और स्टन। त्रितत्व या त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का मात्रात्मक असत्यात्मक बहुखंड सिद्धांत थॉर्नडाइक। त्रिविमीय या संक्रिय उत्पाद सिद्धांत गिलफोर्ड का। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन का। बुद्धि का कर्मिक सिद्धांत वर्ट वर्नॉन। का सिद्धांत हैब का। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत इदम ईगो और सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान का शास्त्रीयवादी संप्रदाय जॉन लॉक और बर्कले। व्यक्तिक अंतर का मनोविज्ञान गॉल्टन। शक्ति मनोविज्ञान वाल्प। व्यक्तित्व का अध्ययन शाहिद दबाव परीक्षण हरमन रोरसा। व्यक्तित्व का अध्ययन प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि मार्गन मुरे। व्यक्तित्व का अध्ययन बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि लियोपोल्ड बेलक। मनोविज्ञान का प्रेरकीय संप्रदाय मैकडूगल। अधिगम का क्षेत्रीय या तलरूप सिद्धांत कूट लेविन। अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या प्रयत्न व भूल सिद्धांत चयन व संबंध सिद्धांत संबंधवाद सिद्धांत एसआर सिद्धांत एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अधिगम अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत सीआर सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। अधिगम क्रिया परिशुद्ध अनुबंधन सिद्धांत नैमितिक अनुबंधन सिद्धांत सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत क्रियात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या आरएस सिद्धांत फ्रेडरिक स्किनर। अधिगम गेस्टल्टवादी सिद्धांत या सूझ सिद्धांत अंतर्दृष्टि सिद्धांत समग्राकृति सिद्धांत वर्दिमर कोलर कोप का। अधिगम प्रबलन सिद्धांत क्लार्क हल का। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बांडुरा रोटर और वाल्डर्स। मानसिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे का। अधिगम स्थानांतरण का समरूप तत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण सिद्धांत जड़ का। अधिगम स्थानांतरण का आदर्शों का सिद्धांत बगले। अधिगम स्थानांतरण का सीखने का सिद्धांत हार्लो। अभिप्रेरणा आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा अब्राहम मास्लो। अभिप्रेरणा एक्स सिद्धांत वाई सिद्धांत मैक्स ग्रेगर। अभिप्रेरणा ईआरजी सिद्धांत क्लेटन एल्डरफर। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत स्टैनली हॉल। आत्म विकास का दर्पण में आत्मदर्शन का सिद्धांत कूले। आत्म विकास में और मुझे का सिद्धांत मोड में और मुझे खुद में भटक लिया तो हम मोड। शिक्षण खेल विधि कोल्डवेल कुक किंडरगार्टन फॉबेल गाल्टन पारकस्की बेनेट का कार्लटन। प्रोजेक्ट प्रणाली परियोजना किलपैट्रिक। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन का। और शिक्षण की खोज विधि आर्मस्ट्रांग। मनोविज्ञान से जुड़े हुए आधारभूत तथ्य। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख दार्शनिक अरस्तु प्लेटो देकार्ते सुकरात और रेमिनी। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक पैम्पोलॉजी पेस्टोलॉजी जॉन लॉक और बर्कले। साइकोलॉजी शब्द का प्रारंभिक प्रयोग रुडॉल्फ गोएकले। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात करने वाले मनोवैज्ञानिक रूसो। मनोविज्ञान के अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का सर्वप्रथम प्रयोग टाइडमैन। मनोविज्ञान की व्यक्तित्व अध्ययन हेतु प्रश्नावली का सर्वप्रथम प्रश्नावली वुडवर्थ और प्रश्नोत्तर स्किनर।
स्किनर सोक्रात। मानसिक आयोग का सर्वप्रथम विचार विनय। बुद्धिलब्धि सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला स्टर्न। इसके बाद संशोधित टर्मन। सर्वप्रथम पूछे तो स्टर्न, संशोधित या सही पूछे तो टर्मन। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण वाला विद्वान युंग। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी युंग। अनुबंधन का पिता कहे जाने वाले मनोवैज्ञानिक पावलोव। बुद्धिलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा के प्रतिपादक मैकक्लेलैंड एंटकिंसन। बुद्धिलब्धि अभिप्रेरणा की विचारधारा के प्रतिपादक डेविड मैकक्लेलैंड एंड एंटकिंसन। धन्यवाद, हमारी साइकोलॉजी पूरी हो गई। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। 2 प्लेलिस्ट अलग अलग डाली हुई, एक जो दिशा बुक का संशोधन डाला गया। ये इतना पढ़ लेंगे तो सिलेक्शन पक्का है।